अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? पेरेंट्स, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आ, मुझे आप चैट पे बता दें अगर हिना हिना आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। ठीक है, थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, आज का सेशन जो है वो पेरेंट्स कह रहे हैं हम ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैं फिर भी स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि सेशन की एक टाइमिंग है। दो मिनट वेट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज मुझे ना बहुत ज्यादा जो क्लाइंट्स ने पूछी है, पेरेंट्स ने पूछी है कि जी एक उनके पास कुछ थेरेपिस्ट ऐसे हैं जो घर में बच्चों को थेरेपीज दे रही हैं, और हमारे पास जो उन्होंने हायर किए हुए वो स्पेशल एजुकेशनलिस्ट है ना। तो वो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं जी, अच्छा जी स्पेशल एजुकेशनलिस्ट भी तो ये काम कर सकते हैं ना जी, साइकोलॉजिस्ट भी तो ये काम कर सकते हैं ना। हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं और वो हमारे बच्चे के साथ स्पीच का प्लान भी रन कर रहे हैं, हमारे बच्चे के साथ एबीए का प्लान भी रन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ओटी के टास्क भी करवा देंगे। तो ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीजें हैं, ये मैं क्लियर कर दूं कि जो आपको बिहेवियर पे बच्चों के जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों को एबीए थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका स्पीच के साथ एबीए वालों का तो कुछ हद तक लिंक होता है। देखिए वो जो जो प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जिन प्रोटोकॉल्स को वो लेके चल रहे हैं, हम उन प्रोटोकॉल्स को तो कह सकते हैं कि उसके जो प्लान के अंदर उनके कुछ डोमेन्स है, कुछ गोल्स हैं, वो ऐड है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली स्पीच के बारे में जानते हैं, क्योंकि स्पीच के अंदर जो है वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, डिफरेंट तरह से उन बच्चों की स्पीच को एक्सप्रेसिव बनाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपने किस तरह जो है वो बोलना है। हम लोग उनके लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स है, जो स्पीच थेरेपिस्ट टिपिकल पैथोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वो यूज करते हैं। तो उसमें ये नहीं है, ये जो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। इट डिपेंड्स कि वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करें और किसके थ्रू वो आपके बच्चे को लेके चल रहे हैं। तो उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स होती हैं, जिसमें हम कहते हैं जैसे बच्चा कॉपरेशन पे काम कर रहा है, हम बच्चे की इंट्रावर्बल पे काम कर रहे हैं, हम बच्चे की इमिटेशन पे काम कर रहे हैं, हम बच्चे के जो है वो स्पॉन्टेनियसली बच्चे ने बोलना उस पे काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट गोल्स होते हैं जिसपे हम कहते हैं कि थेरेपिस्ट जो है वो लेके चल रहा है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी एक ही जो थेरेपिस्ट है वो हमारे बच्चों के साथ सारे काम कर लेगा। वो एबीए भी कर लेगा, वो स्पीच भी कर लेगा, ये डिफरेंट 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 डोमेन्स है। तो उसमें हम इनको एक साथ लेके नहीं चल सकते। दूसरी बात, जो एबीए करवा रहे हैं, हम बच्चों के अंदर देखते हैं बिहेवियर्स आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि हम लोगों ने
किस तरह अपनी चीज की जो है वो डिमांड पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा 3 से 4 साल का है, मैं एज इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि बहुत मुझे कहते हैं कि बाद में हमने आपका सेशन सुना तो आपने एज मेंशन नहीं की थी, क्या हम अपने इस बच्चे पे ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लेकिन कि आपने पॉजिटिवली अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है जब आपके बच्चे की एज 3 to 4 years ओल्ड है, कि सबसे पहले तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। हम स्टार्ट में कहते हैं कि हम थेरेपिस्ट के पास बच्चा क्यों बार बार लेके जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस होता है। ठीक है, एक तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है, दूसरा आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, कि आप फ्लेक्सिबल हो, आप हर चीज को देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आज बच्चे ने नहीं सीखा, 2 दिन बाद सीख लेगा, 3 दिन बाद सीख लेगा, 4 दिन बाद सीख लेगा, लेकिन सीखेगा। तो उसमें आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होना जरूरी है और आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है। कुछ बच्चे टाइम लेते हैं चीज सीखने में, आपको लग रहा होता है जी अच्छा 1 महीना हो गया मुझे चीज सिखाते हुए, कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, अच्छा मुझे 2 महीने हो गया है काम कराते हुए, कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, लेकिन इम्प्रूवमेंट हो रही होती है बच्चे के अंदर। वो किसी और टर्म में हो रही होगी, लेकिन आप सिर्फ एक ही पॉइंट से सोच रहे हो, इसकी वजह से आप उनको समझ नहीं आ रही होती पेरेंट्स को, क्योंकि वो एक ही चीज को माइंड में रख के बैठे होते हैं। अच्छा नहीं ये काम नहीं हो रहा, जैसे लेट सपोज पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा फंक्शनल नहीं हो रहा, बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन अगर आप उस पर काम कर रहे हो तो दूसरी तरफ उसकी कोई ना कोई और जो चीज है वो आप कह लें कि वो इंक्रीज हो रही होती है। हो सकता है कि कोई जो नेगेटिव बिहेवियर है वो डिक्रीज हो रहा हो, उसके अंदर कोई स्किल आ रही हो। तो ये पॉजिटिव बात ये है कि कोई ना कोई चीज आपके बच्चे के अंदर जो आप कह लें कि इंक्रीज हो रही होती। ठीक हो गया। उसके बाद पेरेंट्स के लिए ये एक टिप है कि आप लोगों के पेशेंस होना बहुत जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो जब आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग से कम्युनिकेशन पे लेके आना चाहते हो तो आप जेस्चर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जेस्चर स्टार्ट करें, या आप पॉइंटिंग बच्चे को सिखाते हैं। जब आप पॉइंटिंग सिखाते हैं उससे बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाते हैं, तो उसके बाद आप कह लें कि बच्चे को पता चलता है कि अच्छा जी इसका मतलब है मैंने कोई चीज मांगनी है। वहां से बच्चा जो है वो स्टार्ट करता है, और उसके बाद आप बच्चे को साउंड्स पे लेके आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करें। अच्छा एक चीज जो मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूंगी कि हमेशा पेरेंट्स इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है और पनिशमेंट क्या होता है। पनिशमेंट पे आके वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब उनके सामने नाम लिया जाता है ना पनिशमेंट का, तो कहते हैं नो 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 नो, आपने पनिशमेंट यूज नहीं करनी। डेफिनेटली पनिशमेंट यूज नहीं करते, लेकिन जब बच्चों की जो एज है वो आप कह लें कि वो इस तरह की एज में आते हैं कि वो हर चीज को समझ सकते हैं, तो समहाउ हमेशा नहीं, कहीं ना कहीं किसी चीज पे जब बच्चे का जो बिहेवियर है वो डिक्रीज नहीं हो रहा था तो हम पनिशमेंट यूज करते हैं। बट वो पनिशमेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। हमेशा हम यूज क्या करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट कोई भी हो, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें हम बच्चे के अंदर कोई स्किल या कोई चीज या जो बिहेवियर है वो हम स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा था। पनिशमेंट के अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई चीज जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, उसमें हम बच्चे के अंदर कोई इन अप्रोप्रिएट जो चीज है वो हम खत्म कर रहे होते हैं। पनिशमेंट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट हम इसलिए कहते हैं कि उसमें क्या चीज होती है कि हम पॉजिटिव के अंदर कोई चीज ऐड कर देते हैं और नेगेटिव के अंदर हम कोई चीज निकाल देते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं और निकाल देते हैं, उसमें ये होता है कि जैसे लेट सपोज एक बच्चा वो स्पिट आउट बहुत ज्यादा कर रहा है, स्पिटिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, स्पिट प्ले बहुत ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हम पॉजिटिव पनिशमेंट किस तरह देंगे कि अच्छा अब हम उसमें कुछ चीज ऐड कर देते, जैसे बच्चे को एकदम हम जैसे कुछ बच्चे जब उनके हम चीक्स पे यूं करके फिंगर के साथ क्लिक करते हैं तो उनको वो चीज नहीं पसंद होती। ठीक है, या कुछ बच्चे हैं जब उनके साथ हम करते हैं तो हम उनको आवाज नहीं पसंद, कोई साउंड नहीं पसंद, कोई लाइट नहीं पसंद। ठीक है, कोई टॉय है जैसे एक टॉप होता है ना, टॉप बच्चों के साथ हम खेलते हैं तो वो टॉप नहीं पसंद, जैसे एक बच्चा था उसको टॉप नहीं पसंद था, उसकी लाइट्स नहीं पसंद थी। तो जब जब वो स्पिट करेगा हम तब तब वो टॉप जो है वो चला देंगे। क्या हो गया कि उसके उस बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए क्वांटिटी को हमने उसमें कोई चीज ऐड कर दी, उसको हम कहेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट।
ठीक हो गया। तो जब जब वो लाइट जलेगी तो बच्चा उस चीज के साथ लिंक कर लेगा कि अगर मैंने ये बिहेवियर किया तो वो चीज आएगी जो कि बच्चे को नहीं पसंद, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद हम डाटा लेना शुरू कर देंगे। ये चीज मैं अपने उसमें इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि मुझे ये काफी पेरेंट्स ने पूछा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के सेशंस लेने के लिए जा रहे हैं और वहां पे ये यूज हुआ, और वो कहते हैं कि हमें क्लियर नहीं हो रही कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड रिइंफोर्समेंट। तो काइंडली उसको क्लियर करते हैं। तो जो मेरा नॉलेज है मेरे अकॉर्डिंगली मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा फिर वो चीज सीख जाता है कि अच्छा, अगर कोई बिहेवियर बिल्कुल भी बच्चा जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा और उसका जो नेगेटिव इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं कि हम उस पनिशमेंट की तरफ आते हैं। और आपने कोई भी बिहेवियर जब देखना है कि कोई भी स्ट्रेटजी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम कम से कम 15 डेज जो है हम उसको चेक करते हैं कि 15 डेज में हम उसका डाटा लेते हैं। ठीक है, हम डाटा कैसे लेते हैं कि हम एबीसी शीट्स रखते हैं अपने पास। उन एबीसी शीट्स में क्या है कि हम उन्हें कहते हैं एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। अब फिर हम उसमें उस बिहेवियर की, जैसे अगर बच्चा रो रहा है या, तो हम उसकी ड्यूरेशन नोट करेंगे। सारी सी बातें हम उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी नोट नहीं कर सकते। अगर बच्चे ने स्पेट किया है, बच्चे ने हेयर पुल किया है, बच्चे ने थ्रोइंग किया है, कुछ इस तरह का बिहेवियर किया, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी नोट डाउन करेंगे। फिर अगर तो हम, लेट सपोज मैं पनिशमेंट से स्टार्ट इसलिए करूंगी क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा, देन मैं रिइंफोर्समेंट की तरफ आऊंगी, बट प्रोसीजर सेम है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप एबीसी डाटा लेना शुरू कर देंगे कि अच्छा, अब हमने ये स्ट्रेटेजी स्टार्ट की है, अब इसमें आपने क्या करना है कि ओके फाइन, आपने फर्स्ट डे डाटा लिया जी, बच्चे ने लेट सपोज 25 दफा स्पिट आउट किया, ठीक है, और 25 दफा 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में बच्चे ने 25 टाइम्स किया, और आपने 25 टाइम्स जब जब बच्चा करता था फौरन से आप जो बच्चे को टॉप है वो बिल्कुल पसंद नहीं कि उसके सामने आए, आप उसको प्ले कर देते थे, तो चलाना शुरू कर देते थे। तो वो क्या हो गया, आपने डाटा नोट डाउन कर लिया। अगेन फिर यही चीज आपने की, अगेन आपने फिर यही चीज की। तो 25 डेज तक आप, सॉरी 15 डेज तक जब आपके पास एक डाटा आ गया, उसमें आप देखेंगे ये पॉजिटिव, ये सॉरी रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दोनों के लिए, कि आपने देखा कि बच्चे का बिहेवियर क्या कम हुआ है कि नहीं हुआ है। ये पेरेंट्स के लिए भी यही चीज है कि जब वो घर में भी अपने बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो काइंडली ये देखा करें जी, अच्छा बच्चे ने पहली दफा जो था, अगर आधा घंटा किया है, 1 घंटा किया है, 15 दफा किया है, 20 दफा किया है, तो आप जो टेक्निक बच्चे के साथ इम्प्लीमेंट करें आप वो देखें, तो 15 दिन के बाद क्या उस चीज में वो ड्यूरेशन है, टाइम है, थ्रोइंग है, बिहेवियर है, या लेट सपोज स्टार्ट में बच्चे बोलना शुरू करते हैं। मैं आपको यहीं से एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो हम उनको कमांड देते हैं से आ या से ब, या आपको एप्पल चाहिए या पानी चाहिए, तो पहले बोलो पानी या एप्पल, फिर मिलेगा। स्टार्टिंग में बच्चा 1 1 घंटा लेता है, बच्चे आधा आधा घंटा ले जाते हैं वर्ड बोलने में। तो हम फिर वो देखते हैं कि जी अच्छा, स्टार्टिंग में बच्चे ने पहली दफा बोला है, बच्चे ने 25 मिनट के बाद एक साउंड निकाली है, वो भी फुल ऑन टेंट्रम में आने के बाद, बड़े बिहेवियर शो करने के बाद, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में बच्चे ने बहुत बिहेवियर शो करने के बाद बोला है घर में, तो आप ये देखें कि वो जो बोलने की फ्रीक्वेंसी है या ड्यूरेशन है वो कम होगी। पहली दफा बच्चा 25 मिनट में बोलेगा, फिर आप बोलेंगे, फिर वो 15 मिनट में, फिर 20 मिनट में। अगर ड्यूरेशन डिक्रीज हो गई है ना, तो इसका मतलब है कि हाँ जी, ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट जो करे आप, इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल हो गई है, इसका मतलब है आपने इसको कंटिन्यू रखना है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर वो उधर ही स्टक है तो इसका मतलब है इफेक्टिव नहीं हो, तो आप अपनी टेक्निक का जो चेंज करें। तो पॉजिटिव पनिशमेंट के अंदर आपने वो चीज ऐड कर दी, अब आप देखोगे कि बच्चे का बिहेवियर डिक्रीज, और वैसे होता है, ये चीज देखने में आई है कि जब हमेशा हम ये काम करते हैं तो बच्चे का जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बहुत जल्दी डिक्रीज होता है। ठीक है, नेगेटिव में क्या है कि आप कोई चीज निकाल देते हो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को डिक्रीज करने में। ठीक है, जैसे कि बच्चे ने स्पिट आउट किया, और बच्चा अगर खेल रहा है, उसको पजल्स बहुत पसंद है या उसको कार्टून बहुत पसंद है, कुछ बहुत पसंद है, तो वो आपने उसके अप्रोच से दूर कर दिया। ठीक है, मतलब आपने वो चीज निकाल दी, उसको पता चल गया कि अच्छा, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये चीज मुझसे वापस ले ली जाएगी। ठीक है, तो बच्चा फिर वो काम नहीं करता, और उस बिहेवियर उससे भी डिक्रीज हो रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या चीज यूज करना चाह रहे हो, क्या पैटर्न यूज करना चाह रहे हो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट में ये होता है
कि हमेशा बिहेवियर जो वो स्ट्रांग होता है। आप हर काम के बाद बच्चे को रीइंफोर्स करते हो जो कि बच्चे की नीड है उसके अकॉर्डिंगली। बट आपने ये जरूर देखना है कि आप रीइंफोर्समेंट की कौन कौन सी कितनी क्वांटिटी बच्चे को दे रहे हैं। आपकी क्वांटिटी जितनी हाई होगी उतना ही जो बच्चा है उस चीज से दूर होता जाएगा। रीइंफोर्समेंट हमेशा बच्चे को जितनी कम मिलेगी बच्चा उतनी उस रीइंफोर्समेंट की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर होगी यहाँ तक मेरी बात? अब अगर जो मदर्स हैं, आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स का आना जाना है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, वरना फिर उसके बाद अगर आपका अपने बच्चों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाह रहे हैं कि हाँ हम कैसे काम करें, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आई थिंक सो नहीं है, समझ आ रही है, क्लियर क्लियर। चलें, अगर आप लोगों के माइक अनम्यूट में हो सकते तो आप चैट में लिख के भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं वहां से भी देख लूँ। ठीक हो गया? उसके बाद आप सबसे पहली चीज की आपने अपने बच्चे को कैसे सिखाना है कम्युनिकेट करने के लिए, तो आप सबसे पहले अपने बच्चे को इनकरेज करें कि सोशल इंटरेक्शन के लिए, खेलने के लिए। हम क्यों कहते हैं जी प्ले थेरेपी? प्ले थेरेपी, बच्चा खेल रहा है तो वो पेरेंट्स को लग रहा होता है कर तो बच्चा कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ खेल ही रहा है ना। तो बच्चे जब खेलते हैं तो खेलने से उनके अंदर इंटरेक्शन आता है और वो कम्युनिकेट करते हैं। एक चीज को दूसरा ले रहा है तो वो मांगेंगे। ठीक है? क्यों ये चीज बार बार कही जाती है कि स्क्रीन टाइम जो है उससे जो बच्चे के अंदर जो है वो कम्युनिकेशन जो है बच्चे की स्ट्रॉन्ग सॉरी स्टॉप हो जाती है, स्पीच नहीं आती, क्योंकि वो वन वे कम्युनिकेशन। बच्चा सिर्फ सुन रहा है, बच्चा सिर्फ देख रहा है, उसमें बच्चा बोल नहीं रहा, उसमें बच्चे के रिस्पांस की जरूरत नहीं है। तो बच्चा यूज टू हो जाता है कि सिर्फ मैंने सुनना है बस। तो ये चीज जो है वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं जी हाँ स्क्रीन टाइम से कैसे हो सकता है। तो जब भी आप बच्चे को सिखाते हैं कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, और आप लोग घर में भी करते हैं, या पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है, तो कैसे हम इसको प्रॉम्प्ट करें लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ, तो आप क्या कहेंगे जी? सबसे पहले तो आप इसको खेल कूद की तरफ लेके आए, सोशल इंटरेक्शन की तरफ लेके आए। अगर स्टार्ट है तो बच्चा बहुत टेंट्रम शो करेगा, बहुत बिहेवियर शो कराएगा, चीजें मारेगा, फेंकेगा, रोएगा, तो आपने उस टाइम पर उसको रोना इग्नोर करना है। ठीक है? उसके बाद ट्राई करे कि बच्चा इमिटेशन की तरफ आए। बच्चा इमिटेशन की तरफ आए, बच्चा कॉपी करना शुरू कर दे, बच्चा बात समझना शुरू कर दे, और किसी ना किसी तरह आपको अपनी जो बात है वो कम्युनिकेट करना आ जाए उसको। अब आप उसको पॉइंटिंग सिखा दें, उसके लिए कोई ना कोई जेस्चर सिखा दें, कोई साइन सिखा दें, उसको मेंटिंग सिखा दें, तो ये आपने उसको सिखाना है। अच्छा, एक चीज और, जब हम बच्चे को पॉइंटिंग की तरफ लेके आते हैं तो हम सिर्फ, आप नोटिस करें, फिर हम सिर्फ उसको पॉइंटिंग ही सिखाते हैं, फिर उसको ये डिफरेंट, सॉरी, उसको हम ये नहीं सिखाते कि बेटा ये पानी है, तो पानी अगर आपको चाहिए तो आपने इस तरह मांगना है, आपको भूख लगी है तो आपने इस तरह मांगना है, आपने अगर कोई और चीज मांगनी है तो आपने इस तरह मांगनी है। ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ये हमने बच्चे को अलग से सिखानी है। अच्छा, हिना का मैसेज आया है कि वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में कुछ बताएं। ओके हिना, मैं बताती हूँ आपको, मैं चैट बॉक्स क्लोज कर दूँ। अच्छा, बेसिकली जो वर्चुअल ऑटिज्म है ना, उसके सबसे पहले मैं आपको थोड़े से सिम्टम्स के बारे में बता देती हूँ जो बेसिकली है। जो अगर हम एक्सपर्ट्स वगैरह को देखें, अगर हम थोड़ी रिसर्चेस, बेसिकली हम लोग डिपेंड करते हैं रिसर्चेस वगैरह के ऊपर कि वो क्या बात करें। जो बात रिसर्च बेस्ड होती है इसका मतलब है कि जी वो चीज ऑथेंटिक है, तो हम उससे रिलेटेड ही हम जो है वो बात करते हैं। नेट चला गया है। अच्छा, तो जो हम अगर बात करें वर्चुअल ऑटिज्म की, तो वो हम कहते हैं ना कि वो बच्चों के अंदर क्या कहते हैं ना कि अप टू 4 इयर्स हम कहते हैं कि जी वो बच्चों में आता है, जैसे कि मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर स्क्रीन, सब जो बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है उन बच्चों का, तो बच्चों में जी कहते हैं जी वर्चुअल ऑटिज्म।
तो इसमें क्या कहते हैं जी, सिम्टम्स इसमें कौन कौन से आते हैं जी? इसमें कहते हैं जी बच्चों के अंदर सिम्टम्स जो आते हैं वो डिलेड स्पीच के आ जाते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सोशल इंटरेक्शन के अंदर, बिहेवियर चेंजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। अगर हम मेडिकली बात करें तो उसमें हम कहते हैं जी कि एक न्यू टर्म आ गई है, न्यू डिसऑर्डर आ गया, लेकिन अभी तक कहीं पे भी सही तरीके से इसका कोई सर्वे नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अभी तक किसी चीज के बारे में इसका मतलब नहीं कहा गया, लेकिन इसके बारे में बात जरूर हो रही है। इसको वर्चुअल ऑटिज्म का नाम इसलिए दे दिया गया है कि जी ये क्योंकि स्क्रीन से आता है, वर्चुअल है, बच्चे जो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो स्पीच है वो डिले में आ जाती है, बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बिहेवियर चेंज आ जाता है, तो फिर उसका एक नाम आ गया। बट अभी तक ये एक एज अ न्यू डिसऑर्डर के तौर पर ये इंट्रोड्यूस ये चीज हो गई है, ठीक है। अगर हम डिफरेंट मेडिकल जर्नल्स वगैरह की बात करें तो इसमें देखा जाता है कि जो ऑटिज्म के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और इस चीज पे सब हैरान है कि ये वाला जो एक आप कह लें कि ये डिसऑर्डर है, ये क्यों इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा ये इंक्रीज हो रहा है कि मैं रिसेंट स्टडी पढ़ी थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर हम कंपैरिजन करें 2014 के मुकाबले में, तो कह रहे हैं कि हर 68 टू 69 जो बच्चे थे ना, उनमें से एक बच्चे को जो लाजमी है वो जो ऑटिज्म है वो शो, ठीक है। तो इतना ज्यादा ये बच्चों के अंदर हो रहा है क्योंकि, और अब जब भी हम उसको डायग्नोज करवाने जाते हैं वो कहते थे स्क्रीन टाइम बच्चे का बहुत ज्यादा इस वजह से, ठीक है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा था इस वजह से, ठीक है। और ज्यादातर क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, एक्सपोज बहुत ज्यादा ये करते हैं कि जो बच्चों के ना वो है हमने उनको बहुत लंबे लंबे अरसे तक के लिए मोबाइल फोन दिए, उन्होंने टेलीविजन देखे हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हम इन बच्चों को चॉकलेट्स नहीं दे रहे, उनको लगता है कि अगर हम इनको चॉकलेट्स दे रहे हैं तो उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं हम बच्चों को शुगर नहीं दे रहे, हम बच्चों को मीठा नहीं खिला रहे, ठीक है। उसके बाद बस उनको नहीं पता होता कि जी हम उनकी जो मेंटल हेल्थ है बच्चों की वो क्यों जो है वो और खराब हो रही है। जो बच्चा है, कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं जी कार्टून की वजह से, टीवी की वजह से हमारे बच्चों ने वर्ड्स रिपीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए ये दो डिफरेंट स्टोरीज आती हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं नहीं, एक हमारा बच्चा जो था वो कार्टून देखना शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उसका जो ये है कि बच्चे ने चीजें इमिटेट करना शुरू कर दिया, बच्चे ने चीजें समझना शुरू कर दिया, बच्चे ने चीजें काउंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता होता कि असल में वो चीज क्या है, क्योंकि सिर्फ वो देख रहा है, टीवी में चीज देख रहा है और वो बच्चा वो कॉपी कर। तो ये जो जब हम डिफरेंट सर्वेस की तरफ जाते हैं तो हमें डिफरेंट जो आप कहने के टर्म्स एंड चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ तक वर्चुअल का आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हिना ने पूछा है कि जो वर्चुअल ऑटिज्म है वो बेसिकली क्या होता है। अब मैं आगे आपको इसके बारे में बताती हूँ। कोई और क्वेश्चन है कि मैं इसी को आगे लेके चलूं, पेरेंट्स का कोई और क्वेश्चन है कि आप चाह रहे हैं कि मैं इसी को आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में? अब सबसे पहले एक और मैं चीज बता दूं कि वर्चुअल ऑटिज्म को हम कैसे कहते हैं कि जी वर्चुअल ऑटिज्म, इसमें ये होता है कि पेरेंट्स हमेशा, इसका कोई प्रॉपर असेसमेंट नहीं है, कोई इसकी कोई चीज नहीं है, कोई टूल नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वर्चुअल ऑटिज्म की जो असेसमेंट है ना वो सबसे पहले फैमिली से की जाती है, उनके साथ डायग्नोसिस होता है, हम उसमें जो होता है वो रूल आउट करते हैं, पेरेंट्स से पूछते हैं कि बच्चा कितनी देर के लिए स्मार्टफोन या मोबाइल यूज करता है, घर के अंदर कैसे करते हैं, अच्छा आप हमें वीडियो बना के भेज दें, अच्छा आप हमें बता दें कि इसको कैसे करना है। इवन के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बच्चे को देखा जाता है, ठीक है। ये चीजें जो है वो सारी देखी जाती हैं। अगर हम इसकी बात करें कि हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, तो वर्चुअल ऑटिज्म के कहते हैं ना कि आ, कुछ एक मुझे इस हिना की एक बात से याद है कि एक पेरेंट्स थे, वो मुझे कह रहे थे कि जी हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था ना, एबीए थेरेपी क्यों ओटी पर तवज्जो नहीं देते, एबीए थेरेपिस्ट क्यों ओटी पर। अच्छा एक चीज मैं आपको, अब इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, मैं हिना को भी इसका वो बताती हूँ विजुअल ऑटिज्म का कि कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। मनम एबीए थेरेपी अगर प्रॉपर एबीए हो रही है
तो ओटी पे तवज्जो दी जाती है। मैंने आपने थोड़ा सा ये लेट ज्वाइन किया है, मैंने अपने इस सेशन के स्टार्ट में बड़ी डिटेल से ओटी, स्पीच और एबीए का बताया है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि पेरेंट्स को जरूर ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की जो थेरेपिस्ट करवा रहे हैं वो कहाँ से करवा रहे हैं और उनके बच्चे पे कौन सा प्रोटोकॉल रन किया जा रहा है, कि उनका राइट है, उनको पता होना चाहिए। बात करें अगर हम एबीए थेरेपी की, तो एबीए थेरेपी तो एक टेक्निक है, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं। उसके अंदर बच्चे पे कौन सा प्रोटोकॉल रन किया जा रहा है, तो बच्चे पे ओटी पे काम होता है। ओटी बेसिकली क्या है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं बच्चे की, ठीक है। फाइन मोटर आपकी हाथ की छोटी छोटी जो हम कहते हैं स्किल्स होती है। ग्रॉस मोटर का आपका पूरा बाजू, आपका जो शोल्डर है, ये जॉइंट्स जो पूरे हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम अगर प्रॉपर प्रोटोकॉल यूज करें, जैसे मैं कहती हूँ कि अगर हम एबल्स आर यूज करें तो उसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स है। उसमें डिफरेंट डोमेन्स में, उसमें एबीए के अंदर जब हम एबल्स आर रन करते हैं बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली, या हम कोई वीबी मैप यूज करते हैं, तो उसमें डोमेन्स बनी है और फुल फ्लेज डोमेन्स बनी हुई है कि इसमें आप बच्चे की स्पीच पे काम कर रहे हैं। अगर वीबी मैप की बात करें तो उसमें एजेस बने हुए हैं कि अच्छा इस एज तक के बच्चे के लिए, 12 महीने तक के बच्चे को ये काम आने चाहिए, 24 महीने तक के बच्चे को ये काम आने चाहिए, 30 महीने तक के बच्चे को ये काम आने चाहिए। उसके अंदर स्पीच है, उसकी कॉग्निशन है, बच्चे की कम्युनिकेशन है, हमने उसको इंट्रावर्बल कैसे करना है, मेंटिंग कैसे सिखानी है, पॉइंटिंग पे कैसे लेके आना है, वन वर्ड पे कैसे लेके आना है, टू वर्ड पे कैसे लेके आना है, और उसके साथ साथ बच्चे की इमिटेशन कैसे सिखानी है, फाइन मोटर पे कैसे काम होना है, ग्रॉस मोटर पे कैसे काम होना है। ये सारा एबीए के अंदर, एबीए थेरेपी बेसिकली बिहेवियर्स को तो वो मैनेज करते ही करते हैं, लेकिन जो उनका गोल प्लान बनता है उसमें ये हर डोमेन ऐड। जैसे अगर हम स्टार्ट में ओटी की बात करें तो वो क्या कहते हैं जी, बच्चे की हमने ज्वाइंट अटेंशन पे काम करना है, तो हम बच्चे को कलरिंग सिखाएंगे। कलरिंग क्या ओटी के अंदर, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर के अंदर, कि हम बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम बच्चे को कहते हैं आर्म्स अप, आर्म्स डाउन, ठीक है। उसके बाद हम बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं। हम बच्चे को जैसे कि अब जो शर्ट है बटन अनबटन करना सिखा रहे हैं। सॉरी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड हाउ मेनी चाइल्ड रिसीव्ड इट। ओके फाइन, आप नहीं होंगी कि आप देखिए, इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। कुछ पेरेंट्स हैं जो एबीए से सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, आप नहीं हो होंगे मैं मुना सेटिस्फाई। अगर आप एबीए से सेटिस्फाई नहीं, तो सबसे पहले देखें कि एबीए के अंदर आपको ऐसा फॉल्ट क्या नजर आया कि आप एबीए से सेटिस्फाई। अगर आप एबीए से सेटिस्फाई नहीं है तो इट्स ओके, आप जो है वो सिंपल बिहेवियर थेरेपी की तरफ मूव कर जाएं। आप उसमें देखें कि अगर हम पाकिस्तान में लाहौर की बात करें तो डिफरेंट सेंटर्स के अंदर काफी सेंटर्स है जो एबीए थेरेपी रन नहीं कर रहे हैं। एबीए तो बेसिकली मैंने आपको बताया एक टेक्निक है, जो उस टेक्निक को फॉलो नहीं करे, जिसके अंदर प्रॉपर एक रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल होता है, बच्चे का एबीसी शीट्स होती हैं, क्योंकि ये एक एविडेंस बेस्ड टेक्निक है, ठीक है। एबीए को हम क्यों कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड है। तो उसके अंदर आप सिंपल बिहेवियर के थेरेपी में चले जाओ, उसमें आप डिफरेंट पोर्टेज गाइड होती है वो यूज करते हैं, आप उधर चले जाओ। एंड दे आस्क टू गिव मेडिसिन फॉर माय किड विदाउट ओटी। नहीं नहीं, मेडिकेशन तो है ही नहीं। आपको किसने कहा है कि हम एबी के अंदर मेडिकेशन रेफर करते हैं? कभी भी नहीं करते। और मेडिकेशन जो है वो तो साइकाइट्रिस्ट रेफर करते हैं, थेरेपिस्ट तो रेफर करते ही नहीं है, वो तो डोमेन ही नहीं है उनकी। मेडिकेशन तो हमेशा आप डॉक्टर के पास जाओगे, साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे, वो आपके बच्चे को मेडिकेशन देते हैं, जो थेरेपिस्ट हैं बेसिकली। और वो तो आपके बच्चे को मेडिकेशन दे ही नहीं सकते। और ओटी तो हम तब देते हैं जब बच्चे के अंदर सेंसरी इश्यूज होते हैं, ठीक है, बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटीज होती है, उनको एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, तो हम ओटी के साथ पीटी भी बच्चे को देते हैं, जिसमें हम बच्चे को फुल फ्लेज एक्सरसाइजेस देते हैं। बच्चे के सेंसरी इश्यूज पे अगर कोई होते हैं उस पे काम कर रहे होते हैं। तो हमेशा आप कहीं पे भी गूगल करेंगे चीज, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अब आई डोंट नो, सब हर सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि आप मेडिकेशन जब देते हैं तो अगर एक मेडिकेशन का अगर कोई प्लस पॉइंट है तो उसके साथ ही कोई आप कह लें कि नेगेटिव पॉइंट भी उसका आ रहा होता है। थेरेपी का कभी भी, वो आप एबीए दें, बिहेवियर थेरेपी दें, सिंपल जो, इट्स अप टू यू, लेकिन थेरेपी एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट है।
और उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता आप पे, ये बात याद रखिएगा। मेडिकेशन कहीं ना कहीं जो है वो आपके बच्चे के अंदर नेगेटिविटी लेके नेगेटिव जो है ना वो कुछ चीज आती है, ठीक है। ओके, आपने क्विट कर दिया। देखिए आप पहले मुझे बताएं कि जहां से आप एबीए ले रही थी, इज इट सर्टिफाइड? ये जरूर देखा करें क्या वहां पे जो एबीए रन हो रहा है वो कोई ऐसा शख्स है जो प्रॉपर एबीए को जानता है, वो सर्टिफाइड हो, या वो सिंपल साइकोलॉजिस्ट है कि ही और शी इज आरबीटी और एबैट, ठीक है। या वो सिंपल जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। क्या वो किसी बीसीबीए के अंडर काम कर रहे थे, आपने उनके प्लान्स देखे कि वो किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहे थे, आपके बच्चे की जो एज थी क्या वो उस एज के अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे कि नहीं कर। क्योंकि आपने जहां से मेडिकेशन का नाम लिया वहां से मैं थोड़ी सी हुई हूँ, क्योंकि मेडिकेशन तो रेकमेंड करते ही नहीं है ऑनेस्टली। हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए वो साथ कह देते हैं कि आप काइंडली ओटी लें, और ओटी के अंदर ही वो फिजियो देते हैं और उसके अंदर तमाम एक्सरसाइजेस शामिल होती हैं जिसमें आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को जो है वो रिड्यूस किया जाता है। और उसके अंदर उस एक्सरसाइजेस के साथ साथ बच्चे के अंदर सेंसरी इश्यूज पे काम करते हैं और साथ ओटी पे काम करते हैं, तो बच्चे की जो हाइपर एक्टिविटी है वो रिड्यूस होती है। मैं मुझे पता है इस चीज का। बीसीबीए थेरेपिस्ट वाज आरबीटी, सो हाउ इज इट पॉसिबल कि उन्होंने आपको मेडिकेशन रेफर की? मुझे नहीं इस चीज का, क्योंकि भाई मैं खुद रन करती हूँ और मैंने कभी मेडिकेशन रेफर नहीं किया, और जो इवन मेरे जो बीसीबीए हैं उन्होंने भी कभी रेफर नहीं किया। और जो मेरी बीसीबी है वो तो हमेशा ये कहती हैं कि आप लोगों का एविडेंस बेस्ड काम होना चाहिए, इवन अगर सिंपल है तो इस चीज को तो हाइपर एक्टिविटी के लिए हमेशा जो प्लान बनता है वो एबीए के अंदर ओटी पे प्रॉपर ग्रो फाइन मोटर और ग्रोस मोटर पे प्रॉपर गोल्स बनते हैं, प्रॉपर काम होता है। और उसके बाद ओटी हमेशा जो है उस पे भी काम होता है। और एबीए एबीए हो या मैं आपको सिंपल करी बिहेवियर थेरेपी हो, वो और ओटी हमेशा कोलैबोरेट करके काम करते हैं, क्योंकि ओटी के अंदर बच्चों के बिहेवियर्स आ रहे होते हैं तो वो उनको बता रहे होते हैं कि आपने बिहेवियर के अंदर इस तरह मैनेज करने हैं, आपने भी इस तरह मैनेज करना है। और वो जिस तरह मैनेज कर रहे होते हैं जी आपको मैं बताएं इस तरह मैनेज करना होता है। आई हैव नो आइडिया में मुना कि वो बच्ची को बॉडी पार्ट सिखाइए लेकिन शी वॉज अनएबल टू मेक हर सिट स्टिल फॉर फ्यू मिनट। देखिए सबसे पहले तो काम ये है कि आप बच्चे के बिहेवियर्स पे काम करें, ना कि उसके स्किल्स पे काम करें। तो जो बेसिक प्लान सबसे पहले यही बनता है वो ये होता है कि हमने बच्चे के सिटिंग स्टैंड पे काम करना है, बच्चे के अटेंशन पे काम करना है, ठीक है। बच्चों की इन चीजों को हम लोगों ने कंट्रोल करना है। जब वो चीजें होंगी उसके साथ हम बेसिक गोल्स ऐड करते हैं। बेसिक गोल्स ऐड करते हैं उसमें हम बच्चे की इन चीजों को पहले कवर करते हैं, और जब वो 60% हो जाती है फिर हम उनकी अगली चीज पे काम करते हैं। अगर बच्चा बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा, आप बच्चे को काम ही नहीं सिखा सकते। अगर बच्चे का स्टार्टिंग सिटिंग स्पेन नहीं है तो हमेशा याद रखें आपने बच्चे को ट्रांजिशन के साथ काम सिखा। और आपने हमेशा बच्चे को ट्रांजिशन के साथ काम सिखाना है। व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन इज दैट कि आप अपना जो सेशन है ना उसको स्केड्यूल कर लेते हो कि ओके जो हमारा 1 घंटे का सेशन है उसमें से 60% मैंने टेबल टॉप पे काम करना है, या मैंने अनस्ट्रक्चर्ड नेट पे नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट टीचिंग उस पे काम करना है, 40% मैंने टेबल टॉप पे करना है। उसके बाद फिर मैंने ये काम करना है और उसके बाद मैंने फिर करना है। उस पर प्रॉपर प्लान बनता है, ऐसे नहीं होता है। इवन वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन सेशन जब हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हम प्रॉपर प्लान बनाते हैं ना कि हम लोगों ने ये काम करना है, हम लोगों ने ये काम करना है। और उसके अंदर फिर हम बताते हैं जी अच्छा आपने इतनी देर बच्चे के साथ ऐसे काम करना है, और अब आपने बच्चे की ये असेसमेंट है, इसका ये बेसिक गोल्स है, और आपने पहले इसके बच्चे की इन बिहेवियर्स पे काम करना है। अगर बच्चा बैठ ही नहीं रहा आपके पास तो बच्चा सीखेगा। नो आइडिया में मुना आप कहाँ से ले रही थी और कौन से थेरेपिस्ट थे, और वो अगर
बीसीबीए का वो आरबीटी थी, उन्होंने कहाँ से सीखा था, उनकी क्या ट्रेनिंग थी, वो एक्टिव आरबीटी थी नहीं थी, मुझे कोई इस बारे में मैं कोई कमेंट दे ही नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम मेरा कोई राइट ही नहीं बनता। हाँ, मैं आपको गाइड जरूर कर सकती हूँ, मेरे जो सेशन होते हैं वो गाइडेंस के लिए ही होते हैं। तो आप जब ये मेरे जो जितने रिकॉर्ड सेशन होते हैं उसमें यही पेरेंट्स को गाइड करती हूँ कि प्लीज अगर आप पे कर रहे हैं तो आप सोच समझ के पे करें। तो उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपके साथ थेरेपिस्ट कोलैबोरेट नहीं कर रहे हैं, वो आपको ट्रेन नहीं कर रहे हैं, सबसे सबसे बड़ी बात है आपकी ट्रेनिंग। अगर वो आपको आपके बच्चे का सेशन ऑब्जर्व करने नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप आके बैठे सेशन के अंदर, आप ट्रेनिंग लें। अगर आपने ऑन कैंपस सेशन लेना है तब ट्रेनिंग दें, अगर आप ऑनलाइन सेशन ले रहे हो अगर वो तब आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, आपको ये नहीं सिखा रहे हैं आपने बिहेवियर कैसे मैनेज करने हैं, आपको प्रॉपर प्लान नहीं दे रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो आप उधर से समझ जाए कि आपके बच्चे पे काम नहीं हो। तो इधर से आपको पेरेंट्स को एक्टिव होना है, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, जो वो प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या हमारे बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट हो रही है, हमें प्रॉपर रिपोर्ट्स मिल रही है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, तो इसमें पेरेंट्स को एक्टिव होना चाहिए। मैं यही गाइड कर सकती हूँ कि अगर आप इन चीजों को देख रहे हैं तो आप खुद से काम करें, आप अपने बच्चे का खुद से प्लान बनाएं, आप खुद देखें। ये बात मैं इस पूरे ग्रुप में और किसी मदर को नहीं जानती, मैं सिर्फ हिना को जानती हूँ, जहां तक मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। तो मैं हिना को भी शुरू से कहती थी, हिना हिना बच्चा किसी भी सेंटर में जा रहा है, 1 घंटा जा रहा है, 2 घंटा जा रहा है, 3 घंटे जा रहा है, प्लीज आप काम करें। आप ट्रेनिंग में जो काम आप लोग करेंगे और जो ट्रेनिंग आप बच्चे को सिखाएंगे उसमें आपको ज्यादा इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। और पेरेंट्स का ट्रेन होना बहुत जरूरी है, आप पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, थेरेपिस्ट क्या काम कर रहा है, थेरेपिस्ट के पास ट्रेनिंग है कि नहीं है, थेरेपिस्ट जो चीज रन कर रहा है क्या वो ऑथेंटिक है। आप अगर आप पीसीबी अंडर थी तो आप उनसे पूछते कि आप मुझे मेरे बच्चे का ग्राफ दिखाएं, आप उसका मुझे एविडेंस बेस वो चीजें दिखाएं। ये तो ग्राफ बनाते हैं, आप मुझे ग्राफ दिखाएं, आप मुझे उनकी ग्रिड दिखाएं, आप मुझे सब कुछ दिखाएं, दिखा सकते थे। यहाँ से कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है आप वो बताएं। ये तो आप राइट है पेरेंट्स का, वो पूछ सकते हैं। इधर तक कोई क्वेश्चन तो मुझे बताएं, फिर नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ किस पेरेंट्स का जो अभी ऑनलाइन है। बेशक टाइप कर दे या अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हिना, मनम, मेमुना और बिलाल, आप स्कार का टेस्ट कर रही हैं अभी भी? स्कार्स नहीं ना, कार्स है वो, ठीक है जी। कार्स की असेसमेंट होती है, वो एक ऑटिज्म का डायग्नोस्टिक टूल है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो ऑटिज्म कौन से लेवल का, ठीक है, उसमें हमें ऑटिज्म के लेवल्स पता चलते हैं और उसमें हमें बच्चे की स्कोरिंग पता चलती है। जैसे ये चीज हमेशा मैं कहती हूँ कि जब आप कहीं से थेरेपी स्टार्ट करवा रहे हो, आपकी चीज देखा करें तो जब आपने स्टार्ट कराई है तब बच्चे का स्कोर क्या था, और आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने लगते हैं, उसके बाद देखें कि उसमें कमी बेशी हुई है कि नहीं, ठीक है। आमना की असेसमेंट करवाई एंड उसका स्वीयर आ रहा है बट आई डोंट बिलीव। है ना, आपने आमना की असेसमेंट कहाँ से करवाई, आप मुझे ये बताएं। कार्स असेसमेंट में होता है कि हमें पता चल जाता है माइल्ड टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू स्वीयर है, स्वीयर टू प्रोफाउंड है, और माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर भी डिफरेंट जो होते हैं वो लेवल्स होते हैं, डिफरेंट स्कोर्स होते हैं। तो उन स्कोर्स के अंदर जो है वो पता चल जाता है, जैसे लेट सपोज जो है उसका 20 आ रहा है, 21 आ रहा है, 24 आ रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल दी। उसके बाद आपने थेरेपी स्टार्ट करवाई एंड आफ्टर 6 मंथ आप दोबारा करवाएं, तो अगर तो वो डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब है आपका बच्चा ठीक हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और अगर नहीं आई तो इसका मतलब है नो इम्प्रूवमेंट, आपका बच्चा उसी लेवल पे स्टक है, ठीक है। कार्स असेसमेंट बेसिकली ये चीज है। आमना ने वहां रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका मतलब है आमना को जर्नलाइजेशन नहीं हुई है ना। जो
आमना ने अगर उधर जाके रिस्पॉन्स नहीं किया है, इसका मतलब है कि आमना के अंदर उन चीजों की जर्नलाइजेशन नहीं थी, उसको पता नहीं था। अच्छा, मीटिंग का टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया। आफ्टर 1 मिनट इसी लिंक को आप लोगों ने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। तो मैं उस पर हम अगेन बात करेंगे। मनम ने हाथ हैंड रेस किया है, अंबर ने, सॉरी। तो मैं आप